हेलो दोस्तों, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम जहां तक कंप्लीट किया था आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमने लास्ट टाइम देखा था कि केमिकल रिएक्शंस के काफी सारे एडवांटेजेस हमको मिले थे। ठीक है, एडवांटेजेस क्या थे? हमने देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाता है। ये मैं एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम बचता है और काफ़ी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एक पर्टिकुलर डेफिनेट अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस अगर हमें प्रिपेयर करना होता है तो इसके लिए केमिकल इक्वेशंस जो है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है। और अगर सेम केमिकल सिंबल्स सारे वर्ल्ड में यूज़ होंगे तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। साइंटिस्ट लोगों को ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि रिएक्शंस में क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि लिमिटेशंस क्या होंगे। ये भी मैंने लास्ट स्लाइड में कवर किया था, शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके आगे का मुझे पढ़ाना है आज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है वो फिजिकल स्टेट को, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, इन चीज़ों को डिनोट नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये नहीं बताता है कि हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये नहीं बताता है कि कंडीशन ऑफ द रिएक्शन क्या है, मतलब किन कैटलिस्ट, किन टेम्परेचर और किन प्रेशर जैसी कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एक एक करके इन सारी लिमिटेशंस को दूर करते हैं। तो हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला हम सिंबल्स यूज करेंगे, जैसे कि एस, एल, जी या फिर ए क्यू। ठीक है, एस यहां पर सॉलिड के लिए है, एल लिक्विड के लिए है, जी गैस के लिए है और ए क्यू मतलब एक्वस। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ। जैसे कि नमक है, नमक को आपने पानी में घोल दिया तो हम उसको बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। जो घर पे नमक यूज करते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो हम उसको सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है ये। ठीक, ये इक्वेशन क्या बता रहा है हमें दोस्तों? ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब सोचो अगर इसमें मैं इन सारे सिंबल्स का यूज करूं तो जिंक सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, तो मैंने यहां पर ब्रैकेट में S लिख दिया। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पानी में घुला हुआ लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको हम AQ लिख देंगे। जो बनेगा जिंक सल्फेट वो एक्वस फॉर्म में आएगा और हाइड्रोजन क्योंकि एक गैस है तो उसके आगे G लिख देंगे। तो अगर हम नीचे वाली इक्वेशन को देखेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है इसमें अलग अलग सब्सटेंसेस का स्टेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगली चीज जो हम अगला लिमिटेशन दूर करेंगे, हम क्या करेंगे? अगर एक गैस इवॉल्व हो रही होगी तो हम ऊपर के एरो का साइन लगा देंगे। फॉर एग्जांपल वापस पिछले वाले सेम रिएक्शन में आते हैं। यहां पर देखो हाइड्रोजन जो है वो गैस थी। ठीक, क्योंकि ये गैस थी, अगर मैं एक ऊपर का साइन लगा दूं तो वो ये बताएगा कि गैस थी और इवॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब अगर किसी ने मेरे पिछले दोनों लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे जज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो हम उसको कैसे जज कर सकते हैं? फटाफट से नीचे जाकर के कमेंट में ये बताओ कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो उसको जज करने का क्या तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको हम क्या करेंगे कि डाउनवर्ड एरो, नीचे के एरो से शो करेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या था? कुछ सॉलिड सा सब्सटेंस जो नीचे इकट्ठा हो जा रहा था। याद करो एक एक्सपेरिमेंट जिसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था। ठीक है, एक और देखते हैं। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्वस फॉर्म में है, इन दोनों को मिक्स कर दूं तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये एक क्या है? ये एक प्रेसिपिटेट है जो कि नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक, तो देखो इसमें मैंने स्टेट्स का भी यूज किया है। ठीक है, AQ का यूज किया है ना, और एक चीज सॉलिड में है, ये जो सॉलिड नीचे में इकट्ठा हो गया यही प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट समझ में आ गया। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? नीचे के एरो का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। बोलता है इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक, अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर हीट इवॉल्व हुई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिएक्शन में हम हीट नाम का टर्म लिख देंगे। अब अगर आप हीट कंज्यूम कर रहा है, मतलब अगर आपका रिएक्शन में आपको हीट करना पड़ रहा है तो आप क्या करो? एरो के पहले हीट लिख दो, और अगर हीट निकल रही है तो आप एरो के बाद हीट लिख दो। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो देखो कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, दोनों मिलकर के क्या बना लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट लिबरेट हुई। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में ना आपको हीट के लिए ट्राइंगल भी मिलेगा। तो हीट लिबरेट हुई, हीट का लिबरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि प्लस हीट हमने इस साइड लिख दिया तो हमें इससे ये पता चलता है कि हीट लिबरेट हुई है। इसी तरीके से अगर हीट करना पड़ता
तो हम क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट हमको सप्लाई करना पड़ रहा है। तो नाइट्रोजन गैस अगर ऑक्सीजन गैस के साथ मिल जाए और इन दोनों को मिला करके अगर अपन हीट करने लगे तो NO बन जाएगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO बन जाएगा, ठीक है, इस रिएक्शन में, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं, इसीलिए ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो हमने क्या किया, गैस का इवोल्यूशन हो या प्रेसिपिटेट का बनना, या फिर यहाँ पर हीट का इवॉल्व होना, या फिर सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है, इन सारी चीज़ों को बताना, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम एज अ लिमिटेशन जो था उसको हमने दूर किया, ठीक है। एक और बच गया, देखते हैं, वो है स्पेसिफिक कंडीशन अगर कोई सी है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हो, या फिर टेम्परेचर में कोई चेंज है, या फिर प्रेशर का कुछ एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को एरो के ऊपर लिख सकते हो। तो रिएक्टेंट रहेगा, किस टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो उसको एरो के ऊपर या नीचे लिख दो और वो प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप अपने केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है एकदम टॉपिक? अगर कोई डाउट होगा तो नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करके या फिर आगे कमिंग वीडियोज़ में उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं एक आइस को बाहर रख दूं तो आइस मेल्ट होकर के पानी में चेंज हो जाएगा। ये एक फिजिकल चेंज है कि ये एक केमिकल चेंज है? तो इसका आंसर है दोस्तों फिजिकल चेंज, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो अब अपन केमिकल रिएक्शन तो देख लिया, अब अपन इसके एक एक करके टाइप पढ़ने वाले हैं। तो बहुत आसान है इसका टाइप। सबसे पहला टाइप जो है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक वर्ड इंग्लिश का कौन सा वर्ड मिलता जुलता मिल रहा है? कंबाइन। कंबाइन मतलब जुड़ जाना, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बना लेती हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहां पर देखो एक X है, ठीक है, ये X रिएक्ट किया Y के साथ और एक नया प्रोडक्ट बना लिया Z। तो X और Y मिल गए और Z बना लिया। इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर देखिए हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिला दिए हैं, ठीक है, और ये क्या बन गया है? वाटर बन गया है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे सोचने वाली बात है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो डायरेक्टली प्रेजेंट है, तो वो रिएक्ट करके वाटर क्यों नहीं बना लेता है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसके अंदर काफ़ी सारी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर ये रिएक्शन अकर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो, जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे तो भी एक नया कंपाउंड बन सकता है। जैसे कि देखो अमोनिया, ये एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी एक कंपाउंड है। ये दोनों कंपाउंड कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बना लिया, अमोनियम क्लोराइड। तो 2 चीजें मिलकर के एक नई चीज बना ली। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक। मान लो कोई एक तो एलिमेंटल फॉर्म में है और एक कंपाउंड फॉर्म में है, ठीक, और दोनों आप कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो कंपाउंड फॉर्म में है, और ऑक्सीजन जो है ये इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक, प्योर O है सिर्फ। ये दोनों आपस में कंबाइन कर लिए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 चीजें आपस में कंबाइन करके थर्ड चीज बना लिए। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि कौन सा होता है। अगर अपन नेक्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले वापस से एक बुक में एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। एक्टिविटी क्या है देखते हैं, ठीक है। आपके बुक की एक्टिविटी नंबर 1.4 है। कैल्शियम ऑक्साइड विग्रसली रिएक्ट करता है पानी के साथ और स्लेक्ड लाइम बना लेता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चूना है, ठीक। इस पर हमने डाल दिया वाटर और इसको रात भर छोड़ दो, रिएक्ट होने दो, ठीक है। अब सुबह क्या करो, जो ऊपर की लेयर ऑफ वाटर है उसको कलेक्ट कर लो। वो जो ऊपर की लेयर ऑफ वाटर है ना, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो क्विक लाइम रिएक्ट कर गया वाटर के साथ, ठीक है, मिल गया क्या? स्लेक्ड लाइम। इस स्लेक्ड लाइम का इस्तेमाल हम वाइट वॉशिंग के लिए भी करते हैं, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर किसी के घर पे लिपाई पोताई जो होती है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे, जब मैं पेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जब चूने से लिपाई की जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे वो मिक्स करके लगाने के बाद ना, बाद में देखना दीवारें गर्म हो जाती हैं। तो दीवारें गर्म क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर हीट लिबरेट हो रहा होता है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को एरो मतलब एक फ्लो चार्ट के हिसाब से समझते हैं। तो चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड,
उसमें हमने डाल दिया पानी, जैसे ही डाल दिया रिएक्ट होकर के क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट भी लिबरेट हुआ होगा। अब दीवार पे तो लग गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर लिबरेट हो गया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, इसके कारण जो दीवारें हैं वो शाइनी हो जाती हैं। तो देखना, जब चूना अप्लाई करते हैं दीवार पर, गीला करके चूने को अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे दीवार शाइनी नहीं होती है। ठीक है, बाद में दीवार शाइनी हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को अगर करना चाहो तो क्या करना, एक चौक का टुकड़ा लेना और उस पर उसको लिख करके देखो। ठीक है, बट लिखने से पहले चौक को गीला कर लेना। तो देखना, जब आप लिखोगे तो उस टाइम पे वो शाइनी नहीं दिखेगा, लेकिन वक्त के साथ जैसे वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर वो शाइन करने लगेगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इस एक्टिविटी में यही पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन जो है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई एक कंपाउंड होगा और वो टूट करके दो चीजें बना लेगा, कभी कभी दो बना लेता है, कभी कभी तीन भी बना लेता है। इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर देखोगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको आप किस तरीके से कर रहे हो, क्या किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो डिकम्पोज करने के लिए, उसके हिसाब से ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, अगर आप हीट का इस्तेमाल करोगे तो हम इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप लाइट का इस्तेमाल करोगे तो हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करोगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब क्या करेंगे, एक एक करके इन सबको समझेंगे, बट ये समझ लो, हीट, थर्मल, लाइट, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या बता रहा है, ये वो कॉज बता रहा है जिसके कारण डिकम्पोजिशन हुआ होगा। ठीक है, चलो फिर से एक एक्टिविटी देखते हैं, आपकी बुक की एक्टिविटी नंबर 1.5। एनसीईआरटी में इतनी मस्त मस्त एक्टिविटीज दी हुई ना, सारी चीज को एक बार में एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, देखो ये लड़की फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके। ठीक है, उसको इसने इस टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और उसको हीट करना शुरू किया। जैसे ही उसने उसको हीट करना शुरू किया, क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, वैसे ये जो वाइट फेरस सल्फेट है ना, इसका कलर ग्रीन नहीं, इसका कलर वाइट होता है। अब ये ग्रीन और वाइट का चक्कर भी मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, मार्केट में आपको जो फेरस सल्फेट मिलेगा वो फेरस सल्फेट क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O, मतलब वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसका कलर होता है ग्रीन, लाइट ग्रीन। अब जैसे ही इसको हम हीट करना शुरू करते हैं, ये क्या करता है, वो जो 7H2O है ना उसको लूज कर देता है, और अब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, और अब इसका कलर चेंज होकर के क्या बन जाता है, व्हाइट कलर। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी कि मैं अभी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अपन एक बार थ्योरेटिकली इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करेंगे, और इसके बाद मैं अलग से कुछ केमिकल रिएक्शंस के और कुछ एक्टिविटीज के वीडियो बना करके भी डालूंगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। आगे देखते हैं, अब क्या हुआ, ये जो यहां तक समझ में आया ना, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे उसको हीट किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट गया, और बचा क्या, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट डॉट 7H2O में 7H2O हट गया, फेरस सल्फेट बच गया। अब जब इसको फर्दर हीट करोगे ना तो ये टूट जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, और क्या बनेगा, ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, ये सारी की सारी जो गैसेस हैं ये काफ़ी हार्मफुल होती हैं, तो ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को करना है। अब देखो, ध्यान ये रखना है, ये लड़की जब एक्सपेरिमेंट कर रही है ना, तो देखो इसने टेस्ट ट्यूब टेढ़ा पकड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा इसलिए पकड़ा हुआ है ताकि ये जो फ्यूम्स हैं ये इसकी नाक में मत जाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी टॉक्सिक फ्यूम्स होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम उसको इतना साइड कर दिए कि दोस्त के नाक में घुस जा रहा है फ्यूम्स। ठीक है, सो यू डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। ठीक है, तो दोनों चीज़ का ध्यान रखना, अपने नाक में भी उसके फ्यूम्स नहीं घुसाने और नेबर के नाक में भी नहीं घुसाने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, क्या हुआ, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O हीट किए, फेरस सल्फेट ग्रीन से वाइट हो गया। फेरस सल्फेट अब उसको अपन फर्दर हीट किए, फेरिक ऑक्साइड जो कि क्या है, वाइट कलर का होता है ये भी। ठीक, और ये भी वाइट कलर का था, ये भी वाइट कलर का है। ठीक, साथ में दो गैसेस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये बताओ इसमें हमारा कॉज क्या था, तो कॉज था हीट किए हैं ना बर्नर से, तो क्योंकि हीट से किए हैं तो ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसी का एक और
डिटेल एक बार थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को अपन हीट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया, क्योंकि हीट किया वापस से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक, ये बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो डिकम्पोजिशन का कॉज था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी समझते हैं, एक्टिविटी 1.6 क्या बोलता है, इस चीज को समझते हैं। इसमें क्या किया है, लेड नाइट्रेट नाम का कंपोनेंट ले लिया है, ठीक है। अभी भी अगर किसी को वैलेंसी में दिक्कत होती है तो देखो Pb है और NO3 है, ठीक, इसका +2 इसका -1 क्रिस क्रॉस करो, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको क्या किया है, यहाँ पर प्लस होगा, इसको हीट कर दिया। जैसे ही इसको हीट किया, लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन गैसेस लिबरेट हुए हैं, ठीक है। यहां पर ये दोनों गैसेस हैं, ये सॉलिड है। अब क्या होता है, अगर आप लेड नाइट्रेट को देखोगे तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक, व्हाइट कलर का है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, ये देखो यहां पर लिया है, दिस इज लेड नाइट्रेट। और जैसे ही इसको बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया, यहां से फ्यूम्स निकल रही हैं। ये जो फ्यूम्स निकलेंगी ना, इन फ्यूम्स का कलर है ब्राउन, तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है। और इसमें वापस से हीट के थ्रू आपने क्या किया है, बर्नर के थ्रू हीट करके आपने डिकम्पोजिशन कराया है, तो ये भी किसका रिएक्शन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मुझे लगा था अगला वाला होगा भाई। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे डिकम्पोजिशन के लिए, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या किया, देखो एक मग्गे में 2 छेद कर लिया और यहाँ पर रबर स्टॉपर लगा दिया। इसके ऊपर ये 2 ग्रेफाइट की रॉड लगाया है और दोनों के ऊपर टेस्ट ट्यूब पलट करके डाल दिया है, ठीक है, अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक। इसके दोनों एंड को, ये जो कार्बन रॉड है ना, इसको अंदर से वायर से कनेक्ट करके, और ये देखो यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया और स्विच को कनेक्ट कर दिया है, ठीक। सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक। पहला सवाल, सर्किट कंप्लीट कहाँ हुआ, सर यहाँ से निकला करंट, यहाँ से करंट निकल करके यहाँ गया आगे, तो इस पे जो हमने वाटर यूज़ किया है ये कोई डिस्टिल वाटर नहीं है, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट क्योंकि ये नॉर्मल वाटर है तो इसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं कि आयंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर देती हैं, ठीक है, आयंस फ्लो हो जाते हैं। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक। अब समझते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही हमने बैटरी के थ्रू हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और करंट फ्लो कराया, क्या हुआ कि जो वाटर था उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो वाटर जो है वो डिकम्पोज होकर के 2 अलग अलग चीजें बना लिया, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस, ठीक है। क्या कर लिया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना लिया, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन का रीजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये वाला पोर्शन को ध्यान से देखो, जो ऑक्सीजन गैस है वो कम बना है और जो हाइड्रोजन गैस का ये बना है ये बड़ा बना है, ठीक है। ऐसा क्यों बना है, तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस निकल रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जाओगे तो 2 टाइम्स जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, इसीलिए जो हाइड्रोजन में गैस कलेक्टेड है वो डबल है जस्ट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी करते हैं, क्वांटिटी का भी आइडिया लगाते हैं। दिख रहा है 2 टाइम्स एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो एक्टिविटी है 1.8 एक्टिविटी, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। तो इससे एक रिलेटेड एक्टिविटी करके देखते हैं। ये वाली एक्टिविटी मैं करवा के नहीं दिखाऊंगा, सिल्वर क्लोराइड बहुत महंगा आता है, ठीक है। चलो कमेंट करके मुझे बताना इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद, इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद कि सिल्वर क्लोराइड महंगा क्यों आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड ले लिया है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड ले लिया, ठीक। इस सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में इस तरीके से रख दिया कि इसके ऊपर धूप पड़ रही है, ठीक। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl, इसके ऊपर क्या पड़ी, सनलाइट। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर और 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस हो गया, ठीक। तो डिकम्पोज हो गया, क्योंकि लाइट के कारण डिकम्पोज हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर ब्रोमाइड का ऑल्सो मतलब इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर आप AgBr लेकर के ये रिएक्शन करोगे तो भी इसी तरीके से बना सकते हो, Ag बन जाएगा और Br2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से भी आप
कर सकते हो। तो सिल्वर क्लोराइड के साथ भी बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी बन जाएगा। ये जो रिएक्शंस हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाले, इसको अपन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए पहले के टाइम पर यूज़ करते थे। अब तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूज़ होनी बहुत कम या फिर ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, और हमको अभी कमिंग वीडियोस में ये भी पढ़ना है कि कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।